10 मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल दोनों को शुद्धता की गारंटी कभी नहीं देता ना। अंदाजे हैं, अपने अपने तुक्के हैं, लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो राम राम। लेकिन उनको लेके बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं करना चाहिए। मैं अभी ब्रेक पर जब गया तो ये देख रहा था तो मुझे कुछ मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने बताया कि 3 ऐसे एग्जिट पोल भी हुए ऑनलाइन या क्या होता है, मैं तो उतना नहीं जानता टेक्निक, जिसमें सपा को सरकार बनाते बताया गया है। तब क्या कहेंगे? ये मत करिए कि मेरा बताए तो सही और दूसरे का बताए तो ये कहां बैठने वाला है, गोदी के कंधे पे के सिर पे। ये सब ठीक नहीं ना। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी। शैलेंद्र जी, एक माहौल तो बनता है, स्वाभाविक है, और चुनाव में तो व्हाट्सएप ही एग्जिट पोल बड़ी चीज है। एक व्हाट्सएप पोस्ट ही बवाल कर देती है। किसी का सिर किसी का धड़ लगा कुछ भी बना देते लोग आजकल। ये जो नई पीढ़ी आई है तो बड़ा कारसाज है नहीं। तो इस आपको क्या समझ आ रहा है जो एग्जिट पोल कह रहा है, उसका जो मूल स्वर है सारे 1 दर्जन एग्जिट पोल्स को अगर हम लोग देखें तो वो मूल स्वर बता रहा है कि बीजेपी फिर से वापस आ रही सरकार में। समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी लेकिन सत्ता से दूर है, और कांग्रेस और बसपा डूब गए। ये मुझे लगता है 3 उसके यूनानिमस मैसेजेस हैं 12 एग्जिट पोल के इकट्ठे। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए अमिताभ जी, आपने सवाल किया एग्जिट पोल को लेके। मेरा मानना यह है कोई भी विधा अपने में गलत नहीं होती। मुद्दा ये होता है कि उसको करने वाले कौन लोग हैं, क्या उनको उस चीज की समझ है, क्या उन्होंने जो साइंटिफिक और प्रोफेशनल प्रोसेस है उसको अपनाया है, ये इस बात पर निर्भर करता है। अब एग्जिट पोल का एक लंबा इतिहास है और उसमें जो क्रेडेंशियलफुल एजेंसीज हैं वो काफी समय से जो एग्जिट पोल कर भी रही है, और आमतौर पर अगर आप देखें तो 95% से ज्यादा जो है लगभग जो आकलन सही होते हैं। और चूंकि मतदान होने के बाद ये दिखाने का प्रावधान है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने या चुनाव आयोग के द्वारा जो बीच में जो मतदान के दौरान में पूरी तरह प्रतिबंध है, तो किसी भी तरह से एग्जिट पोल का आना कोई भी इस बात का न तो चिंता होनी चाहिए उनको जिनकी सरकार जा रही है, और ना ही उनको होना चाहिए जिनकी सरकार आने वाली है, क्योंकि मतदान तो हो चुका है जी। ये सिर्फ एक जो है साइकोलॉजी, एक साइंस है जी। हाँ, ये मैंने जैसा कहा कि जो कर रहा है उसको उसकी कितनी समझ है। फॉर एग्जांपल कई इस तरह की चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजी है, आपका एस्ट्रोलॉजी है। अब विडंबना ये है कि भारतीय समाज में तो अनप्रोफेशनल लोगों की जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है किसी भी विधा में, तो जाहिर सी बात है कि नतीजे उलट आते हैं। तो जो आम लोगों का जो एक मत है वो कहीं ना कहीं जो है भ्रमित होता है कि क्या ये सही है, नहीं है। मैं कई प्रोफेशनल्स का जैसे आपको एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल लॉयर्स ले लीजिए आप, जो है एक लॉयर्स वो भी है जो एक दिन की हियरिंग का 50-50 लाख चार्ज करते हैं, और एक वो भी है जो शाम को थैले में सब्जी के लिए पैसे नहीं होते। तो दोनों ही जो है लॉयर LLB जिन्होंने पास किया हुआ, तो विधा को लेकर कोई प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, मेरा कहना वही है कि जो लोग कर रहे हैं वो कितने क्रेडेंशियलफुल हैं, उन्होंने कितना। देखिए उसमें 2 चीजें हैं। साइकोलॉजी मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है, वैसे तो मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, प्रबंधन का विद्यार्थी हूँ, इकोनॉमी मेरा कोर बैकग्राउंड है जी। तो एक तो ये है कि जिस दिन मतदान होने के बाद किसी भी चरण का जो लोग एग्जिट करके आते हैं, एक समय वो हो गया, उस समय जो वोटर है वोकल कम होता है तुलनात्मक जब वोटर एकांत में होता है। तो जो क्रेडेंशियल वाली एजेंसीज हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया, उसके बाद अगर वो उस क्षेत्र में
2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद अगर वो डेटा सैंपल कलेक्ट करते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, शैलेंद्र तो जी एक मिनट, साइंटिफिकली शैलेंद्र जी एक मिनट, दो तीन चीजें हैं जिन पर मैं लंबे समय से ये चिंतन करता रहा और मानता रहा कि जो हो रहा है ना, भेड़िया धसान, एक शब्द है भेड़िया धसान, ठीक है ना। अभी जो एग्जिट पोल का कारोबार हमारे यहाँ दिख रहा है, राजनीतिक लोग क्या कहें वो जाने, लेकिन अभी मेरे हिसाब से भेड़िया धसान हो रहा है, ठीक है ना। है चिंटू मिंटू जिसका मन आ रहा तो ठेले पड़ा है एग्जिट पोल। जी 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 25 करोड़, मेरी आप बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, 25 करोड़ की आबादी, 15 करोड़ का वोटर का साइज केक, ठीक, बुकेट उत्तर प्रदेश में। मेरे ख्याल से नाना करते हुए पूरे देश में 6,500 से ज्यादा जातियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी 1,500 से 2,500 से कम जातियां नहीं होंगी, जाति और उपजाति और गोत्र मिला लें, ठीक जी। आर्थिक और शैक्षिक कम से कम 20 लेयर उत्तर प्रदेश में। 18वीं शताब्दी, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 18वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी उत्तर प्रदेश में एक साथ ट्रेवल कर रही है, ठीक। इतना विभेद पश्चिम के किसी देश में नहीं जहां ये सेफोलॉजी जैसे बच्चे पैदा हुए विचार पे, ठीक। वहां तो उनको जानते ही नहीं इतना विभेद कहीं होता भी है। उनके यहां मौसम तक तो 2 नहीं हुए, 2 से ज्यादा नहीं हुए कभी, वो जाने, वो नहीं जानते। 5 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी, वो क्या जाने भारत। मैं देखता हूं, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत नामी गिरामी कंपनी बड़ा पैसा कमाती है, उसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथी मेरे पास आ गए, दीपक पांडे, उनका भी स्वागत है। तो उन्होंने, उस कंपनी ने भैया ओपी जी, उत्तर प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ा सैंपल साइज रखा वो 1 लाख रखा। 1 लाख में छौंक लगेगा, छौंक लगेगा क्या? अरे बनारस मंडल का नहीं जान पाओगे 1 लाख से तो। दूसरी बात, ये सब बातें मैं तब कह रहा हूं जब मुझे इसमें कोई रुचि नहीं कि ये सही निकले गलत निकले, ये कंपनी जाने, मैं तो करता नहीं, ये पार्टियां जाने। आप मुझे एक बात बताइए, शाम को 6:30 बजे पोल खत्म हुआ 7th राउंड का है, और 7 बजे सब टीवी चैनलों ने ठेल दिया, एजेंसीज ने ठेल दिया एग्जिट पोल। कौन सी मशीन लगाए थे भैया, ये तो ईवीएम से भी फास्ट हो गई है। ऐसा नहीं करो। शिवपुरी में ननकू ने किसको वोट डाला, कौन से बीहड़ गांव में, ये जान के, और लंदन तक रिपोर्ट भी पहुंच गई, और वहां से इंटरनेट पर छपके भी आ गई अंग्रेजी में। गजब करते हो। कुछ एबीसीडी भी पता है क्या करने वालों को शैलेंद्र जी, कि उत्तर प्रदेश कितने खांचों में बटा है? इसीलिए सवाल उठते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न जो है शैलेंद्र जी, इवन जी जी जी, मेरा कहना यह है कि आपका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल जायज है, मैं उससे जो है सहमत हूं। और एक टेलीविजन पे जो है ना, एक बहुत ही नामी गिरामी साइकोलॉजी जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका जो तर्क था बड़े लेमन की तरह, मैं तो सुन के बड़ा हैरान था। वो तर्क क्या था कि तमाम जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अगर माना जाए कि भाजपा को अगर एक जिलेवार अगर 1 सीट का नुकसान होता है तो 75 सीट का नुकसान हो जाएगा, और अगर 2 सीट का नुकसान होता है तो सीधे तौर पर जो है 150 सीट का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, चूंकि मैं ये उम्मीद लगाए हुए था कि काश अगर मैं उस टेलीविजन पे होता तो मैं उनको तार्किक जवाब देने का प्रयास करता। ये एक लेमैन का आकलन था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर मान लीजिए 75 जनपद हैं, और बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, जिसमें टोटल जो आपकी 19 विधानसभा क्षेत्र है। और कोई भी सर्वे और कोई भी प्री ओपिनियन पोल इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि बुंदेलखंड में भाजपा को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हो सकता है तो 1 या 2 सीट का नुकसान, लगभग ओपिनियन पोल्स में भी वही राय है। इवन जो पिछले जो वो हैं आपके ट्रेंड्स हैं या पिछली जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो मेरा जो तार्किक जवाब उसको लेके ये था कि अगर मान लीजिए जिस जनपद में 2 ही सीट है, तो वहां अगर 2 माइनस हो जाए तो क्या मतलब वहां शून्य हो रहा है, तो 7 जनपद तो ऐसे निकल जाते हैं। अब जो चूंकि मेरी पृष्ठभूमि मैनपुरी से है, और मैनपुरी में 4 विधानसभा है, करें मेरी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
तो वहां पिछले चुनाव में 2017 में 1 सीट भाजपा जीत के आती है, 3 सपा जीत आती है, तो वहां क्या ये संभव है कि -1 हो जाए? इसी तरह आपका प्रथम चरण में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर तीनों भाजपा ठीक है की सीट्स शैलेंद्र हैं भाई, और ठीक है, मैं जरा आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। दीपक पांडे जी, इससे पहले चरण में जब मैं था, बहस कर रहा था, चर्चा, तो अब मैंने समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछा था कि मुझे 3 कारण बताइए जिसके चलते आपकी असहमति है एग्जिट पोल्स के नतीजों से। वही सवाल आपसे, आप बताइए 1, 2, 3 करके जिससे आपको लगता है कि नहीं ये नतीजे ठीक नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं इस टाइप का काम पहले करवाता था राजनीति में आने से पहले, तो मुझे पता है एक छोटे से सिंपल डेटा को लेकर के हम लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहली चीज की डेटा मार्जिन, और रही बात की, और जो पिछले 2-3 दिन में चुनाव का अब एक तरीका बदल गया है कि जो 2-3 दिन में माहौल चेंज, फेज वाइज माहौल चेंज होता है। आप ऐसे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि पहले फेज से पहले का प्रेडिक्शन ला करके लास्ट दिन चुनाव की जिस दिन संपन्न हो गया सभी फेज, उस दिन ला करके थोप दो। तो ये चीज नहीं होती, और यही चीज एजेंसियां करती हैं। जो चुनाव से पहले प्रत्याशियों को चयनित करने के लिए सर्वे होता है, उसी सर्वे को दिखा करके ये लोग विजय की या उसकी जो भी चीज होती है उस पर निकाल देते हैं। ये चीज बहुत आपने देखा होगा कि सब जगह नहीं, वही वो देखने को सेफोलॉजी की प्रक्रिया से नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, मुझे 3 कारण बताइए जिसलिए अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं। 1, 2, 3। पहला कारण ये, हाँ, पहला कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जब जिस प्रकार से हम लोग जमीन पे जा रहे हैं, और मुद्दा जो है स्टेज बाय स्टेज बदलता चला गया। जो आपने हमारे देखा साथ होगा पहला कांग्रेस के अभिमन्यु त्यागी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। जी जी जी। पहले चरण में जो हमने देखा, पहले, दूसरे, तीसरे चरण तक वहां पे लॉजिक अलग था, वहां के नेता अलग थे, उन्होंने जुड़ा वहां पे जब वो करते हैं, जनसभा करते हैं, तो उसके हिसाब से वहां का प्रेडिक्शन करना फिर वो चीज है जो वहां के जो 3 चरण का चुनाव था उसका लॉजिक किसानों को लेकर के था। देखिए, किसानों के लॉजिक यहाँ जो पूर्वांचल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे किसानों का मुद्दा उतना ज्यादा नहीं था। हमें यहाँ पे 3 मुद्दा देखना पड़ा कि हमने देखा कि सबसे पहली बात पूर्वांचल में जो हमारे जिला आजमगढ़ में मैंने पाया, देखा कि यहाँ पे लोग बोले कि महंगाई बहुत है, यहाँ पे हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। बिल्कुल 3 साल से हमारा बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जा पाया है, और हमारे घर के बच्चे पहले लॉकडाउन से आए हुए हैं, आज तक उनको नौकरी नहीं लग पाई। तो ये सब चीजें देखी, और यहाँ पे जब कोई हम लोग, अरे भैया, अमेरिका में भी स्कूल बंद रहे, तब पूर्वांचल में कौन कह रहा कि स्कूल नहीं जा पाया बच्चा? पूर्वांचल अमेरिका से भी आगे हो गया क्या? अरे भाई, कोरोना में किसी के हाथ में था, स्कूल खोल देते और हाय होती। आज के समय में सुने, नहीं, आप जो बात कर रहे हो, आज तक यहाँ पे बच्चे क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। आज तक बच्चे जो चीज है यहाँ पे ऑनलाइन चीजें, और यहाँ पे अभी पूर्वांचल से आप भी नहीं दूर हैं, मैं भी नहीं दूर हूँ। यहाँ पे संसाधनों का इतना अभाव है, आज भी प्राइमरी स्कूलों से लेकर मिडिल तक। ठीक है, अभी रुकिए भैया, दीपक पांडे रुकिए। मैंने 3 बातें पूछी, पहले भाई जो मित्र थे उनसे भी, आपसे भी, आप दोनों लोग वो 3 बातें नहीं बता पाए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता होता तो बेहतर जवाब देता। अगर हमारे नेता ने कहा कि हमको ये मंजूर नहीं, हम सरकार बना रहे हैं, तो कोई वजह होगी ना 3, वो तो सामने आनी चाहिए। अब आप बता रहे पूर्वांचल में से स्कूल नहीं खुला के क्या हुआ, वो कोई एग्जिट पोल को नकारने का वजह कारण है। खैर, ओपी सिंह जी, मसला ये ऐसा लड्डू है कि हमें मिले तो ठीक और हमें ना मिले तो सारी बवाल की जड़ ये लड्डू। ये एग्जिट पोल भी बेचारा, इसका भी भाग्य ईवीएम जैसा ही है। देखिए, हमने जनता, ठीक है दीपक बाबू, ठीक है। ओपी सिंह जी, भारतीय चुनाव में ईवीएम और एग्जिट पोल, ई से ईवीएम, ई से एग्जिट पोल, दोनों के ग्रह गोचर राहु काल से गुजरते हैं हर बार। देखिए अवतार जी, कुछ पिछले चुनावों से 2 दशक से जी, जब चुनाव संपन्न होता है तो सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हमारी जीत है, हमारी सरकार बन रही है। करना भी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। जी, ठीक बात है। लेकिन उस बीच में जनता इस बात का इंतजार करती है कि कब चुनाव खत्म हो, और एग्जिट पोल जो है, देखिए क्या बताता है किसकी सरकार बनती है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के, हम तो सोच रहे हैं हमारी बन रही, लेकिन सपा वाला कर रहा है कि हमारी बन रही, बसपा वाला कर रहा है कि हमारी बन रही, और कांग्रेस भी कर रही कि हमारी बन रही। उसका इंतजार रहता।
और मैंने तो कल देखा कि इतनी लोगों के अंदर बेसब्री थी, अरे भैया 7 बजा, चलो एग्जिट पोल देखा जाए। तो एग्जिट पोल पर जनता की नजर रहती है कि वो एग्जिट पोल में आ क्या रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए एग्जिट पोल जो लोग दिखा रहे हैं, जनता सब पर विश्वास नहीं, वो नाम लेती है फला 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 एजेंसी का एग्जिट पोल में क्या है, बाकी का नहीं नाम लेते। 12 हो 15 हो 20 हो, नहीं, 2 4 6 ऐसी हैं जिनका नाम लेते हैं कि इनका क्या है, और उसके हिसाब से जनता ये मान लेती है कि लगता है कि नतीजा भी यही होने वाला है। और बहुत देर से आपका डिबेट सुन रहा हूं, कोई कह रहा है कि चलो बताइए कौन सा ऐसा डाटा है, कौन सा ऐसा है कि दक्षिण का पूरब का डाटा निकाल लेता है। अब ये डाटा निकालना आसान हो गया। पहले चुनाव होता था ताजित त्रिकोणी चतुष्कोणी और एक मजबूत निर्दल भी होता था तो 25कोणी भी हो जाती थी। हम अखबार में काम किए हैं 37 साल दैनिक जागरण में, हम लिखते थे हमेशा त्रिकोणी संघर्ष, चतुष्कोणी संघर्ष, मतलब कि ये 4 पार्टियां लड़ रही। अब कौन पार्टी जीतेगी अंतिम वक्त में भी हमको पता नहीं चलता था, और बूथों पर जाते थे तो मतदाताओं को देख करके भी नहीं पता पाते थे कि ये वोटर किसके। ठीक बात है। तो पिछले 2 चुनावों से बूथों पर जाना भी बंद कर दिया कि यार जाने से क्या फायदा, जब हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये मतदाता किसको वोट दे रहा है, तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार लड़ाई आमने और सामने हुई। इनके नेता कार्यकर्ता और इनके वोटर भी आमने सामने हुए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो मैं कट बात बोल रहा हूं, चुनाव हो चुका है तब जी, लोगों ने कास्ट वाइज जोड़ा है कि अगर यहाँ जयंत चौधरी लड़ रहे हैं तो यहाँ मुसलमान जाट और यादव मिलके कितने हुए, पूरब में अगर ये हो गए तो ये जातियां किसके साथ गई, ये ओबीसी किसके साथ गया, दलित किसके साथ गया, सवर्ण किसके साथ गया, यादव किसके साथ गया, मुसलमान किसके साथ गया। और इसके आधार पर बड़े बड़े पत्रकार और चैनलों ने निकाल दिया कि इनकी जीत और इनकी हार, क्योंकि मौर्या तो इसमें जा रहे हैं, यादव इसमें जा रहे हैं, मुसलमान तो ताल ठोक के उसमें जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें मिल करके मैं समझता हूं कि अगर मैं भी पत्रकार होता, चैनल पर न होता, तो बता सकता हूं कि कौन कौन सी सीटें जौनपुर में हम जीत रहे हैं, कौन कौन सी हार रहे हैं, और उस हारने का कारण क्या। बनारस में हम जीत रहे हैं तो हम आजमगढ़ में हार रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ये सब सारी चीजें हैं। ठीक बात कही आपने, बिल्कुल 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 ठीक बात है। मैं अभिमन्यु जी, ठीक है, ओपी सिंह साहब आएंगे दोबारा। मैं अभिमन्यु त्यागी के पास चलूंगा। अभिमन्यु भाई, कांग्रेस के लिए दर्जन भर एग्जिट पोल ने में से किसी ने भी अच्छी खबर नहीं बताई, और अब की साक्षात खुद प्रियंका जी थी मैदान में। बताओ, नहीं भाई, समीक्षा होगी ना, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी, चारों की समीक्षा होगी ना लीडरशिप की। अब इससे बेहतर आप अजय कुमार लल्लू की लीडरशिप में लड़ लेते कम से कम, तो कम नुकसान था। नहीं त्यागी जी? जी जी जी, देखिए सबसे पहले नमस्कार आपको, सबको भी नमस्कार, पैनल में मौजूद सभी। देखिए बात ये है कि अभी तो ये एग्जिट पोल है, जब एग्जैक्ट पोल आ जाएगा तो लगता है कि हमारी वोट परसेंट भी बढ़ने जा रही है, और ऐसी भी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम भी है, उम्मीद भी है ऐसी कि 2 डिजिट तो कम से कम आपने भी खैर ठीक ठाक दिए, कहीं ने तो 1 भी दे दिया, ऐसा भी हुआ है हमें एग्जिट पोल में। और जहां तक देखिए एग्जिट पोल की बात है, तो एग्जिट पोल भी एक बहुत बड़ी इस समय चुनौती भी है कि आजकल तो पड़ोसी का भी नहीं पता किधर वोट दे रहा है, बाहर वोट देकर आ रहा है आदमी। देखिए प्रधानी के चुनाव में देख लीजिए, सारे कैंडिडेट को खुश रखता है जो जनता है, अब कुछ नहीं पता बाहर वोट किसे देकर आ रहा है, बाहर आके कह रहा है कि हाँ तुम्हें दिया तुम्हें दिया। तो बहुत जहां कांटे की टक्कर है, वहां हम बिल्कुल स्थिति स्पष्ट नहीं बता सकते। इस वाले चुनाव में ऐसा भी देखने को मिला, खूब सीटों पर देखने को मिला है, बिल्कुल नेक टू नेक भी टक्कर हुई है कई जगह। तो वहां का मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिजल्ट थोड़ा और
अंतर आएगा और ऐसा भी हो सकता है, संभव है कि भाजपा को मेजोरिटी ना भी मिले। अरे हम कह रहे हैं भाजपा को ना मिले सपा को मिल जाए, और सपा को ना मिले भाजपा को मिल जाए। मैं कह रहा हूं आप अपनी तो चिंता करो भैया, पार्टी का इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो गया है, उसको बूस्टर डोज लगवाओ। जब देखिए जब प्रियंका गांधी जी आई तब तो बहुत लचर संगठन था, उसके बाद लोग भाग गए और भाई एक देखो नई एक कांग्रेस बात कहूं, प्रियंका गांधी ने खड़ी क्या की। की एक बात कहूं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं थ्योरी में ज्यादा यकीन ही नहीं रखता। फिर मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगा। एक सवाल है मेरा, मान लीजिए मैं शो करने आया, ठीक, और मेरे शो के 1 घंटा मैंने शो किया और उसको 10 लोग नहीं देखे, तो उसके बाद फिर मेरा कोई मॉरल राइट बचता है कि मैं कहूं कि नहीं मुझे लोग पसंद प्यार करते हैं, ये बोलने का? नहीं ना। अरे मैं आऊं तो लाख 2 लाख आदमी, अरे सुन लो भाई, लाख 2 लाख आदमी देखना चाहिए ना, ने कहा कि बोले कथा तो करना ही रहा कि हमको दक्षिणा से मतलब कोई सुने न सुने, हम 5 अध्याय पढ़ के निकल लेंगे तो पैसा लेके, ऐसा तो है नहीं। वैसे ही प्रियंका जी हैं, अखिलेश यादव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मायावती जी हैं, ये अगर ये भी मैदान में उतरे और कोई जुम्बिश नहीं हो, ना घोड़ा हिनहिनाए ना हाथी चिंगाड़े, तो फिर क्यों उतरे मैदान में? ये कह रहा था भाई, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा कि 3 सीट आएंगी कि 5 आएंगी, एग्जिट पोल गलत हो गए तो 8 आ जाएंगी, और सारे बिल्कुल गलत हो गए 10 आ जाएंगी। तो भी आपने अपना सबसे बड़ा चेहरा 10 ही के लिए उतारा, तो स्वागत है, फिर कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपका सबसे बड़ा हिमालयन चेहरा जो है आपके पास उपलब्ध है, दैट इज प्रियंका जी, और अगर प्रियंका गांधी 10 सीटों के लिए आपने खपा दी, देन इट्स ओके। ये मैं निवेदन कर रहा था। शैलेंद्र बाबू आएंगे, त्यागी जी आएंगे आपके पास। शैलेंद्र बाबू, एक बहुत बड़ी बात मेरे जहन में आ रही कल से, ओपी सिंह जी, उस पर आप भी गौर करना और समाजवादी भी गौर करें। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में पुरुषों का मतदान ज्यादा है तुलनात्मक रूप से महिलाओं के, ठीक शैलेंद्र जी। चौथे में पुरुष थोड़ा ज्यादा है लेकिन लगभग बराबरी मान लो, है ना, सूत भर का फर्क। 5वें में महिलाएं कुछ ज्यादा है क्या पुरुषों से, लेकिन छठे चरण में, अब यहां पर बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, जो कभी सुनी भी नहीं मैंने तो इससे पहले, 5% का मसला आया था बिहार में, तो लालू यादव का 15 साल का राज चला गया तो नीतीश शपथ ले ली थी, 5% फीमेल वोटर्स ज्यादा हुए थे। खैर, आंकड़ा बताता है कि छठे चरण में, ओपी सिंह जी आप भी सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छठे चरण में 10% महिला वोटर ज्यादा निकला, राइट। 12 एग्जिट पोल को देख लीजिए, क्या छठे चरण में बसपा ने भाजपा और विपक्ष में बहुत अंतर नहीं है सीटों का, जबकि एक परसेप्शन ये भी फ्लोट हुआ है कि महिलाओं का वोट भाजपा को एन ब्लॉक मिला। तो अगर ये परसेप्शन शैलेंद्र है, एग्जिस्ट करता है यूपी में, तब छठे चरण में भाजपा को स्वीप कर लेना चाहिए था। क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। है जी, मैं जवाब दूं जी। हाँ, मैंने कल भी आपके चैनल पे इस बात का जिक्र किया था कि 2014 के बाद से महिलाएं जो है जिस तरह से बड़ी संख्या में जिस चुनाव में भी बाहर निकल के आती हैं पुरुषों के तुलनात्मक, तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है भाजपा को मिलता दिखाई देता है। 5वें चरण में लगभग 5% का डिफरेंस है, छठवें में लगभग जो है 11% का डिफरेंस है। इस बात का मैंने कल जिक्र किया। तो भाई मैं बोल रहा 11% के बाद अगर सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भाजपा और विपक्ष में बहुत अंतर नहीं, भाजपा 60-65% का मेरे ख्याल से यील्ड होगा वहां छठे में, तो अगर 11% महिला ज्यादा निकली तो सारी सीटें भाजपा की होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? नहीं तो आप मुझे समझा दो, 11% वोट मेरे पक्ष में एक्स्ट्रा निकल आए, उसके बाद कोई दूसरा सीट जीत सकता है विधानसभा में, जहां कुल 2.5-3 लाख का मामला है। जी, छठवां चरण 10 जनपद का था, जहां पे 57 सीटों में चुनाव हुआ था।
तो एक्चुअल में क्या है कि वोट परसेंट का जो आकलन है वो पर्टिकुलर सीट्स का भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पोल्सर्स ये या कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि पिछले पहले और दूसरे चरण में भाजपा को काफी नुकसान होगा। तो मेरा तर्क ये था कि दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक लाभ हुआ था। 47 सीट में से 15 सीट दूसरे चरण में इनको मिली थी, जिसमें खासकर जो रोहिलखंड वाला एरिया आता है। तो जिन सीटों पर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के पिछले जीत का अंतर अगर 20,000 का था, तो वहां वोट शेयर बढ़ता है तो उसमें अंतर ज्यादा क्या होगा, 30,000 की वृद्धि, 30,000 की जीत का मार्जिन हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये होती है कि वोट शेयर का प्रभाव क्या समावेशी तौर पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में सब सीटों पर है या नहीं है? सॉरी, मेरा सवाल ये नहीं था, ये आपने दूसरे किसी चीज की व्याख्या कर दी। मेरा सवाल बहुत सरल, मैं बहुत सरल सवाल पूछता हूं जो मेरे गांव के मित्र को समझ आ जाए। ना मैंने पूछा, आपकी बात का जवाब अगर 11% महिला वोट किसी भी चरण में एक्स्ट्रा वोटिंग है पुरुष से ज्यादा, ठीक, तो मान लीजिए झाड़ू लग जाएगी, सुनामी आ जाएगी, कहीं कोई उम्मीदवार टिकना नहीं चाहिए। 11% जानते विधानसभा में कितना बड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब 11% का अगर डिफरेंस कहीं भी किसी चुनाव में देखा गया है, वेस्ट बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच में 10% से ऊपर का फासला था, तो एकदम क्लीन स्वीप किया वहां पर टीएमसी ने। तो इसी तरह से दो एजेंसी ऐसी हैं जहां तक मेरी जानकारी है जो कि थंबिंग मिनोरिटी दिखा रही है बीजेपी को, उन्होंने जो बहुत सीट दिखाई है उसमें 6वें चरण में, ठीक है ना। तो चूंकि क्या है, अब दिक्कत ये है कि काफी एजेंसी सर्वे करती हैं, तो एनालिटिकली अगर देखा जाए, देखिए इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो एनालिटिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना, दूसरा डायनेमिक। मोस्टली क्या होता है कि जब लोग डायनेमिक भाई ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि कुछ अपने मन से भी भर देते हैं, क्योंकि ये समुद्र है। वो डायनेमिक में बड़ी होता है भैया, जितना बड़ा कनाडा, अरे सुन लो भाई, जितना बड़ा कनाडा उससे बड़ा बनारस मंडल, ठीक है ना। सब मोबाइल लिए यही काम कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी उठता है कि भारत का मतदाता, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा, मतदाता वोकल नहीं है। ओपी सिंह जी, हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि हम कार्यकर्ता को मतदाता समझ लेते हैं, जिसकी वैचारिक प्रतिबद्धता है या और किसी कारण से संबद्धता है किसी दल से। आज खासतौर पर ये जो यूट्यूब चैनल्स का एक विस्तार हुआ, इससे और हुआ कि हम चौराहे पर जिन 4 लोगों से टकराए, उनका वर्जन हमने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वर्जन मान के प्रसारित कर दिया, और बाद में पता लगा वो 4 लोग समाजवादी पार्टी से इंक्लाइंड थे या भाजपा से इंक्लाइंड थे। नहीं ओपी सिंह जी? जी ताज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब चुनाव के दौरान चैनल के लोग गांव में जाते थे और लोगों से सवाल करते थे, बहन जी, भैया, माता जी, आपने किसको वोट दिया या किसको वोट देना चाहती या क्यों वोट देना चाहते, तो हमारा तुरंत तीसरा नेत्र खुल जाता था कि क्या ये सफाई है कि भाजपाई है। ये उत्तर देगा तो मैं जान जाऊंगा, और वो जैसे बोलता था वैसे हम जान जाते थे कि ये आपने सत्य कहा कि अगर 10 लोग टकराए तो उसमें 6 भाजपाई, सफाई, बसपाई तो निकल ही जाएंगे। ये बात अलग चीज है। देखिए, कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी और अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। आम जनता न नेता के प्रति प्रतिबद्ध होती है, न तो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होती है। ठीक बात है। और वो जमाना लद गया जब निरहु गिरहु को समझाना पड़ता था कि भैया किसको वोट देना है। अगर आप एक गरीब आदमी से, जो अनपढ़ आदमी है, उससे पूछिए कि भैया किसको वोट दोगे, तो 2 बात करेगा। या तो करेगा कि जातिगत आधार पर बोलेगा, मैं तो सपा को दूंगा, मैं तो भाजपा को दूंगा, मेरा परिवार खानदानी कांग्रेसी है, मैं उसको दूंगा। या तो ये जवाब देगा। दूसरा जवाब देगा, ये बताइए, हमको जो है इस बुढ़ौती में आवास तो भाजपा ने दिया, हमको कोरोना में महीने में, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, भाजपा का चुनाव बीत चुका है, बीत गया, महीने में 2 बार राशन मिला है, तो मैं तो भाजपा को जानती हूँ। तो देखिए, कार्यकर्ता और मतदाता, कार्यकर्ता की स्थिति तब तक होती है जब तक कि वो मतदान के पूर्व अपना जो प्रयास कर ले। बाकी तो पुलिस खदेड़ देती है, भैया तुम जो हो वो जाओ। अब तो दुपट्टा भी लेके नहीं पता चलता, न झंडा लेके पता चलता है, और न तो जो हम लोग अंदाज लगाते थे कि बूथों के पहले जो उनको पर्चियां दी जाती थी 200 मीटर की दूरी पर,
आयोग ने उसको भी खत्म कर दिया। वो भी तो ये भी नहीं पता चलता कि किसके यहाँ कितनी बस्ता भीड़ से है भी नहीं पता और किस लगता। खेमे ठीक में बात भीड़ है। जी। तो ये मतदाता, मेरा ये कहने 100 बात की एक बात है कि वो जागरूक हो चुका है। आपने महिलाओं की बात किया, बहुत पहले की बात है जब मतदाता सूची निकलती थी तो पुरुष निकलता था 3,18,000, तो महिला निकलती थी 2,43,000, क्योंकि वो मतदाता बनती नहीं थी। आज आप सारी सूचियों को उठा के देखिए तो पुरुष अगर 3,18,000 है तो महिला भी 3,16,000 17,000 के आसपास। नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी दादी माँ को, पत्नी को समझा के घर भर दिन भर समझाते थे कि तुमको जाना है वोट देना, और हम बैठ के अभी जब तक हम जो है सेविंग कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तब तक घर की महिलाएं वो जाकर के वोट दे के चली जाती। हमसे भी ज्यादा वो जागरूक है। उनका ये मानना है कि दिन भर हमको घर का रसोई का काम करना है, कपड़े साफ करना, तो भैया सवेरे पहले वोट दे आओ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं। वो दिल लद गया जब घर का नौजवान समझाता था, पकड़ के ठीक बात। ओपी सिंह जी, दो आएंगे आपके पास। मैं एक सवाल समाजवादी पार्टी से लूंगा। दीपक पांडे, एक सवाल और उठता है, एग्जिट पोल्स को देखें और तमाम चर्चा पर चर्चा जो कल रात शाम से अभी तक पब्लिक डोमेन में हुई है, बड़े नेताओं ने जैसे रिएक्ट किया है। रैलियों की भीड़ क्या वोट की गारंटी होती है? क्योंकि हम लोगों ने कई ऐसे चुनाव देखे जिसमें भीड़ तो आई, इस चुनाव का क्या होगा 10 को पता लगेगा, लेकिन हमने पूर्व के कई ऐसे चुनाव मेरे जहन में है जहां भीड़ तो बहुत आई, बल्ली टूट गई, पेड़ की डाल टूट गई, इतना गदर मचा, लेकिन वोट नहीं मिला। समाजवादी पार्टी, अगर हम एग्जिट पोल को माने कि 10 तारीख को इन्हीं के आसपास परिणाम आएगा, तो समाजवादी पार्टी की सभाओं में भीड़ तो हुई, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई? ऐसा लग रहा है कहीं आपको? देखिए अग्निहोत्री जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भीड़ आती है वो समर्थक होते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जैसा अभी कहा पैनलिस्ट ने, हमारे साथी ने। देखिए क्या है कि उसके बाद उस भीड़ से कई गुना ज्यादा यहाँ वोटर है। उस भीड़ से जो भीड़ आती है रैलियों में, अगर आजमगढ़ में 2 लाख की भीड़ आ गई तो आजमगढ़ में 2 लाख से बहुत ज्यादा वोटर है। उन वोटरों को अगर वो भीड़ जाकर के साथ पाती है तो वो वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भीड़ में जाता था, जब मैं रैलियों में जाता था, भाषणों पे, मंच पे भाषण देता था, तो वहां पे सारी भीड़ एक तरफ से नारा लगाती थी कि जिंदाबाद जिंदाबाद, वोट देंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं वही इंडिविजुअल अगर घूमने लगता था किसी गांव में, तो वहां पे मुझे कई प्रकार के लोग मिलते थे, जो लोग समर्थन भी करते थे, जो लोग, कुछ लोग सीधे मना भी कर देते थे, कुछ लोग कुछ बात तर्क दे देते थे। तो ये चीज वही चीज है, जब हम इंडिविजुअल घूम रहे हैं, वहां पे अगर हमें विरोध कहीं नहीं मिल रहा है, तब हमें समझना चाहिए कि हम एक तरफा जीत रहे हैं। लेकिन रैलियों से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, या हम कहीं किसी मंच से बोल करके अंदाजा लगा ले, या किसी कहीं ऐसे 10-20 लोगों को इकट्ठा करके अंदाजा लगा ले, क्योंकि जो लोग इकट्ठा किए रहते हैं, जो फेवर कराता है वही आता है। अगर जो फेवर में नहीं है ना, वो नहीं आता, कितना भी उसको बुला लो, चाहे वो कोई बड़ी रैली हो या छोटा ही मंच क्यों ना हो। तो वो चीज है कि अभी ठीक है। शैलेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि भीड़ का एक बड़ा हिस्सा, सारा नहीं मैं कहूंगा, नहीं तो वो जनता के प्रति अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भीड़ का मैनेजेबल होता है, वो मैनेज किया जा सकता है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं वही लोग हमको बताते हैं कि भैया बस हो, है, खाने पीने की व्यवस्था हो, है, और अगर उसी में पूड़ी और मिठाई और अचार के साथ, आलू की सब्जी के साथ, मतलब एक नेता ने उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रयोग शुरू किया, फिर बाकी नेताओं को भी वो लगा कि ये उचित है, उन्होंने वो एक क्वार्टर भी रख दिया था डब्बे में सबके लिए, एक तो क्वार्टर भी रख दो, और चलते समय 500 रुपया, जैसे विदा में, ब्याह में लड़के वालों को पैर छू के दी जाता है मिलनी, तो वो कहीं भीड़ आ जाती है, नेता कोई हो उससे मतलब नहीं भीड़ को। शैलेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, और ये लघु एवं मध्यम उद्योग के अधीन कर देना चाहिए ये कार्य, बिजनेस चुनाव का। उस दिशा में जो तमाम एजेंसी बढ़ भी रही हैं, हाँ, मैं आपको बता दूं, है एजेंसी भाई। जी, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं।
ये सारी पार्टियों के लागू होता है। देखिए, नेचुरल जो क्राउड है पुलिंग वो तब होती है जब कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा हो, चाहे वो 77 के आंदोलन हो या अभी जो है हालिया आपके आईएससी मूवमेंट का दौर रहा हो, जो अन्ना का जो दौर था, चाहे कुछ ही जो है देश के भाग में सीमित था। तो इस तरह की अगर कोई आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है तब तो ये कहा जाता है कि हाँ, एक नेचुरल कॉज है जिसकी वजह से लोग वहां जाकर उसमें सहभागिता करने का प्रयास करते हैं। लेकिन चाहे वो सत्ता दल हो या विरोधी पार्टियां हो, हर पार्टी को ये लगता है कि हम भीड़ ज्यादा जुटा के ये संदेश देने का प्रयास करें कि देखिए हमारे साथ जो है उस लोकल क्षेत्र की तमाम जो जनता है, उसमें जो सबसे पहले तो जो उनके कार्यकर्ता होते हैं जिनकी प्रतिबद्धता होती है दल के प्रति, वो होते लोकल भी होते हैं, दूसरे क्षेत्र के भी होते हैं, और जो सबसे बड़ा भाग है वो मैनेज ही किया जाता है। ठीक बात। अच्छा, एक शैलेंद्र जी एक बात बताओ, भीड़ मैनेजेबल है उसका एक बड़ा हिस्सा, ये मैं इसलिए भी कह रहा, इस बात से ओपी सिंह जी भी सहमत होंगे, मतलब यहाँ ना भी हो तो व्यक्तिगत तौर पर होंगे, और दीपक पांडे भी और शैलेंद्र जी भी, कि नेता जब मान लीजिए किसी पब्लिक डिबेट में भी जाते हैं ना इलेक्शन टाइम, तो भी पहले अपने चिंटुओं को मैसेज कर देते हैं कि भाई 11 बजे ताज पहुंच जाना, 11:30 मैं आऊँगा, क्या, और यत्र तत्र बैठ जाना, मैं कुछ बोलूँ तो जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। एक बार मैं लखनऊ में था तो उस समय के मुख्यमंत्री के साथ 2 कार्यक्रम मेरे हुए, एक सुबह हुआ और एक शाम को हुआ। दोनों में मैंने अधिकांश चेहरे वही देखे, तो मुझे पड़ताल किया तो बोले नहीं, जिंदाबाद के लिए रखे जाते हैं और इनको सुबह ही मैसेज हो जाता है कि तुमको वहां पहुंच जाना है, और फिर वहां से हर जगह आधा घंटा पहले पहुंच के स्थान ले लेना है। इसलिए भी शायद नेताओं को गलतफहमी हो जाती है क्या अभिमन्यु त्यागी, और मीडिया को भी हो जाती है कई बार कि भाई रोड शो में भीड़, सभा में भीड़, तो स्वाभाविक है, भीड़ का एक गुरुत्व है। त्यागी जी, क्या ऐसा लगता है? देखिए, भीड़ तो किसानों के आंदोलन में भी थी, सरकार के खिलाफ थी। नौकरी मांगने वाले नौजवानों को जिनको इन्होंने पीटवाया पुलिस से, वहां पे भी भीड़ थी। अब वो अलग बात है कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई इनके विरोध में, वो अलग बात है, वो 10 तारीख को खैर पूर्ण तौर पे पता लगेगा, लेकिन विरोध तो था इन लोगों का। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने पूरी मेहनत करी, बाकी हम लोग उनके बाद के लोग संदेश नहीं दे पाए, वो टीम पूरी वर्क नहीं कर पाई ठीक तरह से, सक्षम नहीं थी, तो ये जरूर। अरे एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, मैं राजनीतिक पार्टियों के शैलेंद्र जी, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के इस भाव को से मैं बड़ा विह्वल हो जाता हूं। चुंगी का चुनाव जीते तो सर्वोच्च नेता को आभार, क्या, और देश का चुनाव हार जाए तो बोले ननकू ने हरा दिया, ननकू काम ठीक नहीं कर पाया। शैलेंद्र जी, कॉलेज में छात्र यूनियन में कोई जीत जाए पार्टी तो सर्वोच्च नेता क्या जिंदाबाद है, और लोकसभा हार जाए तो बोले गुड्डू पप्पू मुन्नू ने काम ही नहीं किया। नेता क्या करे? शैलेंद्र जी, ये भारत का जो उदारवाद है, ये शायद भारत में नेताओं के लिए खाद पानी मुहैया कराता है कि भाई नेतागिरी यह सबसे अच्छा काम है, नहीं? जी बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूं आपकी, लेकिन क्या है कि अब इसमें डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं और तमाम दल जो है दलों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता का जो अब मतदान करने का जो या चुनाव करने का तरीका है वो उतना कन्वेंशनल पैटर्न पे नहीं रहा। पहले क्या होता था, एक परिवार में जो कोई भी मुखिया कहता था, आमतौर पर जो पूरे परिवार का मत उसी तरफ जाता था। अब जिस तरह से आपने जो ये बात कही कि इस तरह का जो दृष्टिकोण है, वो जाहिर सी बात है कि लोगों को अकाउंटेबिलिटी, देखिए परफॉर्मेंस तभी आती है जब 2 चीजें होती हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। पहला, आपके अंदर जब तक ये भाव नहीं पैदा होगा कि ये काम मेरा है, ओनरशिप जिसको बोलते हैं, ठीक बात है। दूसरा, आप जो है जब तक अकाउंटेबल नहीं है, और अकाउंटेबल जब तक नहीं होगा, दूसरा मतलब हार्ड वर्किंग, और जब तक जिम्मेदारी जब तक आप तय नहीं करेंगे। देखिए, लोकतंत्र के एक कड़वा सवाल में इसी से जुड़ा समझ आ गया जो मैं ओपी सिंह साहब और दीपक जी से पूछूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा सत्ता की लड़ाई में यही 2 है ना। भाई अभिमन्यु त्यागी जी, अदरवाइज मत लीजिएगा, ये
हो सकता है मेरी समझ 10 को गलत हो जाए, लेकिन अभी यही समझ बनी है। ओम प्रकाश जी, मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव का यश और अपयश दोनों योगी आदित्यनाथ का। यूं तो जब आप पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर, लेकिन एक ब्रॉडर लाइन तय होती है कि यश भी फिर अकेले भोगना चाहिए, मिलना चाहिए, फिर माला साझी नहीं होनी चाहिए कि 36 लोग उसमें मूड दे दें। क्या? क्योंकि जब पराजय में गले में गमछा अकेले डालोगे किसी के कसने के लिए, तो जीत पर भी माला होनी चाहिए उसके लिए, नहीं? और मुझे लगता है ये चुनाव बाइपोलर है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। ओपी सिंह जी, बिल्कुल सही कहा ताज जी, जो आपने सवाल पूछा है वो सही पूछा है, और मैं समझता हूं कि वो पूछना भी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि चुनाव जो होता, नेता, उसकी नीति और उसकी नीयत, तीनों जनता परखती है। नेता कैसा है? ईमानदार है, पारदर्शी है जी। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। यही सवाल दीपक पांडे से। जी आवाज आ गई। जी कहिए अपनी बात ओपी सिंह जी। तो अमिताभ जी, मेरा ये मानना है कि जनता ने सन 2012 से 17 की सरकार और 17 से 22 की सरकार तुलना किया, यही तो लड़ाई हुई। हम कहते थे कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज था, दंगा था, विकास नहीं था, परिवार जो है वो परिवारवादी सुशासन था। वो कहते थे कि साहब जो है भारतीय जनता पार्टी ने अगर 5 भाई काम किया हो तो गिरा दे, काम हमने किया, इन्होंने कहा, तो जनता ने उसका विश्लेषण किया जी। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जो परिवारवादी पार्टियां होती है, प्रवक्ता के नाते नहीं करा, समझा जाएगा प्रियंका वाड्रा पर, क्योंकि उनके पास ठीक है। ओपी सिंह साहब, यही प्रश्न मैं समाजवादी पार्टी से भी ले लूं। दीपक पांडे, ये जय और पराजय इस चुनाव में ना सपा के पदाधिकारियों की, ना प्रवक्ता की, ना प्रत्याशी की, ना किसी की। जय है तो अखिलेश यादव की, पराजय है तो अखिलेश यादव की। इस बात से सहमत है? या आपके अंदर भी वही भाव है मन्नू त्यागी वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। देखिए, जय भी उन्हीं की होगी, पराजय भी उन्हीं की होगी। बस ये है कि देखिए क्या होता है, हमेशा जैसे कि आपने देखा होगा, जब कभी विजय होती थी तो राजाओं की विजय होती थी और पराजय भी राजाओं की होती थी। तो ऐसे ही लोकतंत्र में शीर्ष नेतृत्व का जय होता है और विजय भी उनका होता है। अब ये है इसमें हम लोग अपनी जिम्मेदारी कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं वो हमारे ऊपर है, लेकिन जय विजय का जो भी सेहरा बतेगा ये तो उन्हीं के ऊपर बतेगा, ये हम मानते हैं। और ये लोकतंत्र ऐसा मानना भी चाहिए कि अगर वो सबसे बड़े हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है। उसके बाद हम जिस लेवल पे उस लेवल की जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर हम अपने बूथ पे एक बात कहूं त्यागी जी, अगर आप लोग मान लीजिए दाएं बाएं भी भाग जाओ ना कार्यकर्ता, क्या फिर भी इतिहास हमेशा जय और पराजय सीधी गर्दन पे रखता है? क्या 2 गर्दन 4 गर्दन पे नहीं रखता, ना जय ना पराजय। क्या जय एक के खाते में डालता है और पराजय भी एक ही खाते में डालता है? ऐसा थोड़ी नहीं कि पानीपत की लड़ाई में जितने सिपाही लड़े थे उनका सबका डिटेल लिखेंगे। बोले गुडुआ भाग गया था हाथी लेके पीछे, उसका भी नाम डालो इसमें। त्यागी जी, ऐसा भाव क्यों नहीं बनाते हो कि भाई जब जीत आपकी तो हार भी आपकी होनी चाहिए? कम से कम एक बार बात तो उठे कांग्रेस के अंदर से कि भाई प्रियंका गांधी के चलते हार गए, प्रियंका गांधी हार गई। लेकिन आप लोग अपना सर्वस्व अर्पण करने आ जाओगे 10 तारीख को, कहो प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कहां संघर्ष करें? नहीं, ऐसे ही बसपाई करेंगे। त्यागी जी, देखिए, अगर भाजपा हार गई तो ऐसे ये भी करेंगे, ये बात भी जोड़ तो सबके लिए कह रहा हूं। नहीं भाई, सपा भाजपा में तो अभी संभावनाएं उन्हीं के बीच में घूम रही हैं। देखिए
है ना? तो वो तो चलो 10 तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप और बसपा की बात तो है ना मित्र। देखिए, मेहनत में कमी रही हो, सोनभद्र अन्याय हुआ हो जी, लखीमपुर खीरी हिंसा हुई हो, उन्नाव की घटना हुई हो, हाथरस की घटना हुई हो, हर जगह प्रियंका गांधी जी पहुंची। आप बताइए, लड़ाई ना लड़ी हो, उन्होंने संघर्ष ना करा हो कोरोना लॉकडाउन के दौरान, CNRC के दौरान। हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी और किसकी मानेंगे? अब मैं ये बता दूं कि मुखिया की जिम्मेदारी है पड़ोसी गांव की। जब मैं, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, तो हम अपनी जिम्मेदारी मानेंगे उस बात। अब अगर हमारे नेता में कहीं मेहनत में कमी रही हो, विचारधारा में कहीं कमी रही हो, तो वो अलग बात है। अब विचारधारा हम देखें, जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, जहां ठीक एकदम है, धर्म ठीक है त्यागी जी, लड़ा जा रहा है। ठीक है। हम अच्छा तो शैलेंद्र मुद्दे पर जी, ना शैलेंद्र इधर जी, हो, ना शैलेंद्र उधर जी, ना एक बच्चा लगातार फेल होता रहे मान लीजिए इम्तिहान में, और हर बार माता पिता पूछे तो एक ही जवाब दे, मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं, तो माता पिता का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, अगर सही मायने में अगर माता पिता उस बच्चे का भला चाहते होंगे तो उसका जो है सही आकलन करेंगे, उस समय बायसनेस नहीं दिखेगी, क्योंकि जीवन सही आकलन से ही, करेक्शन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप ये चाहें कि नहीं, पहले की तुलना में अब बहुत चेंज आया है जी, पिछड़े राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उनमें जाति मुद्दा है, लेकिन मैं तमाम जो पुलिस को ये कहता हूं कि अब जाति उतना बड़ा प्रभावी मुद्दा नहीं है। अगर जो है एक एग्जांपल कोट कर दूं, जैसे बाबरी विध्वंस के बाद जो है 6 दिसंबर 1992 में, 1993 में चुनाव होता है तो भाजपा की सरकार बदल जाती है, वापस सपा बसपा का गठबंधन जीत जाता है। तो आपको अभी लॉ एंड ऑर्डर जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टेट के लिए, अपरिहार्य और प्राथमिक आवश्यकता, उसके साथ में ओवरऑल डेवलपमेंट, इस पे आपको जो डिलीवरी देनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी दल हो। और ये मैंने कहा ना, ऑनरशिप और अकाउंटेबिलिटी, ये दो जब तक चीजों पे एनालिसिस आप नहीं करेंगे, आप किसी भी जीवन के क्षेत्र में है, आप चाहे व्यवसाय में है, आप चाहे मतलब टेलीविजन में है, या फिर आप किसी भी है, बिकॉज आज सारी चीजें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ड्राइव हो रही है। पॉलिटिक्स भी अब उतने कन्वेंशनल पैटर्न से नहीं चल रही है, अब बहुत बदलाव है। आज जो है आम जनता भी जो है कनेक्ट चाहती है कि हाँ, हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो कि जो तमाम जो काम है वो तो जाहिर सी बात है कि जनता स्वयं अब जागरूकता के आधार पर सक्षम हो गई है, तो वो ऐसा चाहती है कि कनेक्ट होना चाहिए, ईज कनेक्ट होना चाहिए जी। तो मेरा कहना वही है कि अब जो है अकाउंटेबिलिटी और ऑनरशिप, इन दोनों को तय करने में जो भी चूक करेगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि लगातार लेकिन मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस ने जो इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई, मैं उससे आंशिक तौर पर सहमत हूं, लेकिन ये लेट हो गई। अगर इनको वास्तव में चुनाव में अगर ढंग से वो अपने को प्रेजेंस दिखाना था, तो ये काम कम से कम जो चुनाव से 3 वर्ष पूर्व अगर प्रियंका गांधी ओवरऑल दिखाती, तो संगठन में एक मैसेज ये जाता कि हाँ, कांग्रेस अब बैसाखी के तौर पे नहीं, आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में तो देखिए जाहिर सी बात है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं लड़ी, लेकिन पूरा प्रदेश व्यापी 75 जनपद के अंदर 403 विधानसभाओं के अंदर संगठन में जो एक एनर्जी पैदा करना, कि देखिए, और उनको विश्वास देना कि हम आने वाले समय में हम ही विकल्प होने वाले हैं प्रदेश में। तो जब तक ये भाव नहीं आप पैदा करेंगे, आपको सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। मैं एक बड़ी बुनियादी बात पर सबका ध्यान खींचूंगा अपने समापन की टिप्पणी में। इस देश में बहुत पराक्रमी साम्राज्य रहा मुगलों का, लेकिन उसका इतिहास बड़ा रहा। अकबर हुए उसमें, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, आप सहमत असहमत हो सकते हैं उनसे, लेकिन भारत पर शासन करने वाले बड़े सम्राटों में तो रही उनका परिवार। उसी में रंगीले शाह रंगीले भी हो गए। उस वक्त ऑटो नहीं चलते थे, नहीं तो वो ऑटो पे घूमते मिलते। वंशज तो उनके थे, आप समझ रहे हैं ना, वंशज तो वो भी उन्हीं के थे। परिणाम 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 दे सकते हैं, सारा खेल परिणाम का है। पिता गरीब हो, दरिद्र हो, तो आज संतान पिता के साथ खड़ी नहीं होती है। नेता उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अनंत काल तक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, नहीं। जिता सकते हो तो ठीक,
नहीं तो नहीं। मुलायम सिंह जी इसलिए बड़े नेता बने क्योंकि उनके पोस्टर से, पहले तो पोस्टर लगते थे चुनाव में, पोस्टर से 20-25 लोकसभा के सदस्य भी जीत जाते थे और 100, 200, 150 एमएलए भी जीत जाते थे, इसलिए बड़े नेता थे। मायावती जी के पास जब तक ये करिश्मा रहा कि उनकी फोटो से लोग एमएलए एमपी बनते रहे, वो भी बड़ी नेता रही। लेकिन करिश्मा ढला तो बात खत्म। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की तरह पार्टी को जिताने की क्षमता रखने वाले नेता के रूप में इमर्ज हुए, इसलिए पार्टी के सिर मोहर है। आपके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता तो फिर काय के लिए कोई आपको झेलेगा? ये बड़ी बात है, इसको गांठ बांध लीजिए सब लोग। अगर योगी आदित्यनाथ, मैं भविष्यवाणियों में के चक्कर में खुद नहीं पड़ता भाई, अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो ये छोटा चमत्कार नहीं होगा ना। ये उत्तर प्रदेश का भी मसला नहीं, मैं बड़ी बात संकेतों में कह के जाऊंगा, ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला क्षण होगा और ओपी सिंह जी की पार्टी को बहुत गहरे तक प्रभावित करने वाला क्षण होगा। सारा खेल इसका है कि आप विजय का संधान कर सकते हैं कि नहीं। और शैलेंद्र भाई, विजय नहीं मिली तो उसके पीछे कारण कोई रहे, इतिहास निर्मम है, कारण पर कभी आपको छूट नहीं देता है। नो, मान लीजिए कोई कहे हम युद्ध में गए, बोल ठीक, बोले आप क्यों नहीं जीत पाए, बोले हमको लड़ते समय चक्कर आ गया था, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा ना, नहीं ना। युद्ध का तो परिणाम एक ही है जिसको इतिहास याद रखता है, जीता कौन है ना। इसलिए राजनीतिक दलों में अब लगभग थोड़े दिनों बाद देखिएगा, जब ये परिवार का मामला थोड़ा सा और डाइल्यूट हो जाएगा भारत की राजनीतिक पटल से, तो आप देखिएगा जिसे हमारे नए मित्रों को पता होगा, आजकल कंपनीज में बड़े पदों पर जब आप भर्ती होते हैं या जाते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो KRA मिलता है शैलेंद्र बाबू, ठीक। इधर आप ये लिख दो कि आप क्या चाहते हो, क्या पद चाहते हो, क्या तनख्वाह चाहते हो, क्या गाड़ी घोड़ा चाहते हो, हम देंगे। इधर हम लिख देंगे आपका KRA क्या होगा, क्या। इधर वाली चीजें तभी तक चलेंगी जब इधर वाला KRA आप देते रहेंगे कंपनी को, नहीं दे पाएंगे तो टाटा बाय बाय नमस्ते। गलत तो नहीं कह रहा भैया। नेताओं पर भी बहुत जल्दी हिंदुस्तान में नई पीढ़ी KRA लागू कर देगी। ओपी सिंह जी, लिखत पड़ा तुम्हें नहीं, अघोषित तौर पर KRA लागू हो जाएगा। ममता बनर्जी इसलिए बड़ी नेता है वो जिता सकती है, और एक शायद हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। भारत में एक नेता है नवीन पटनायक, उत्तर प्रदेश वाले शायद उतनी दूर ध्यान नहीं देते। अद्भुत नेता है, अद्भुत, ना हल्ला ना गुल्ला ना हंगामा ना हाय ना कुछ, धीमे धीमे चलते, धीमे धीमे बोलते हैं, 3 बार से 4 बार से मुख्यमंत्री, ठीक। भाजपा का जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई नहीं बांध पा रहा था, तब भी उड़ीसा में उन्होंने बांध दिया। और अभी पंचायत का चुनाव हुआ, मैं ऐसे डाटा देख रहा था, लगभग 700 सीटें नवीन बाबू की पार्टी ने जीती, 47 भाजपा ने जीती, और बाकी नीचे वालों ने उससे भी कम। इसलिए सिर माथे हैं, इसलिए वो बीजेडी के सर्वे सर्वा है। इसलिए मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, परिणाम देना होगा।
अन्यथा आप बैठकी में तो शामिल रह सकते हैं, सिर का ताज नहीं हो पाएंगे। सिर का ताज जिसको रहना है उसको तो परिणाम देना ही पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी एक दौर में इतनी सशक्त पार्टी थी कि उससे निवेदन करने वाली भाव मुद्रा में भाजपा और कांग्रेस बात करती थी। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, मैंने नरसिंह राव को देखा, सोनिया जी को देखा। आज क्या स्थिति हो गई? ऐसा थोड़ी कि मायावती जी का कोई तब ज्यादा बड़ा मकान तब छोटा है, नहीं ना, गाड़ी घोड़ा सब वैसा ही है। करिश्मा नहीं रहा, बातें भी खत्म हो गई। इसलिए राजनीति में करिश्मा सबसे बड़ी चीज है। शैलेंद्र जी, ओपी सिंह जी गलत तो नहीं बोला? बिना करिश्मा के कोई नहीं पूछेगा। अब तक पूछ लिया तो पूछ लिया, अब तो भारत बदल रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात, सुदूर गुजरात से आके भाजपा के राष्ट्रीय पटल पर कैसे छा गए? क्या ऐसा नहीं कि कोई प्रतिरोध नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, लेकिन छा गए क्योंकि परिणाम दे पाए। और उनसे पहले जो परिणाम नहीं दे पाए थे, 2009 का चुनाव याद करिए, उनको नेपथ्य में जाना पड़ा। शैलेंद्र जी, बहुत बड़ा इतिहास था उनका, फिर भी नेपथ्य में जाना पड़ा। इसलिए परिणाम सबसे बड़ी बात है। 10 तारीख को नायकत्व भी तय हो जाएगा, केवल सरकार नहीं, नायकत्व। नायकत्व किसके पास है? धन्यवाद। 10 मार्च की सुबह सबसे अलग होगी। 10 मार्च को सबकी नजर नतीजों पर होगी। 10 मार्च को तय होगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 10 मार्च को तय होगा 22 का बाजीगर कौन। सुबह 7 बजे से लाइव TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।